बीए प्रथम सेमेस्टर के जो लोग भी हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी है, उनके सिलेबस से है। तो कल हम लोग पढ़े थे हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की परंपरा एवं विकास। आज हम लोग पढ़ेंगे साहित्य इतिहास के काल विभाजन का आधार। ये यहाँ बता रहे हैं कि काल विभाजन का तात्पर्य समाज का विभाजन नहीं करने से नहीं है, अपितु इसके द्वारा साहित्य के अंतर्निहित चेतना के विकास को स्पष्ट करना है। इतिहास प्रणयन से काल विभाजन की परंपरा आरंभ से ही हो रही है, के बिना इतिहास नहीं लिखा जा सकता। मेयर ब्लॉक का विचार है कि ऐतिहासिक काल एक अखंड प्रवाह है, परंतु इसे भिन्न भिन्न खंडों में व्यवस्थित एवं विभाजित करके ही बोधगम्य बनाया जाता है। ऐतिहासिक समय एक ठोस जीवन का यथार्थ है। इतिहास घटनाओं तथ्यों का ही लेखा जोखा प्रस्तुत करता है, अतः इतिहास में काल विभाजन अनिवार्य हो जाता है। काल विभाजन का जितना महत्व इतिहास प्रणयन में है, उतना ही साहित्य इतिहास में भी है। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने काल विभाजन को सभ्य मानव का इतिहास को समझने का महत्वपूर्ण प्रयत्न कहा है। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने कहा है कि काल विभाजन को सभ्य मानव का इतिहास को समझने का महत्वपूर्ण प्रयत्न कहा है डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी ने। ईएचकार का मत है कि इतिहास का काल विभाजन तथ्य ही नहीं, अपितु एक विचार विशिष्ट धारणा भी है, जो इस दृष्टि से प्रमाणित है कि यह दृष्टि देती है अपनी प्रामाणिकता की व्याख्या के लिए स्वतंत्र है। डॉक्टर विश्वनाथ के अनुसार साहित्य का काल विभाजन प्रायः कृतिकर्ता, विषय और पद्धति को दृष्टिपथ में रखकर किया जा सकता है। रेने वेलेक का विचार है कि कृति जब युग धारणा का आधार बने तो नामकरण का आधार भी हो सकती है, परंतु आधार इतिहास साहित्य इतिहास में ही खोजा जाना चाहिए। तो काल विभाजन का आधार निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है: कालक्रम के आधार पर, साहित्यिक कृति के आधार पर एवं युग इतिहास के आधार पर। यानी कालक्रम का विभाजन के तीन मुख्य आधार हैं: कालक्रम का आधार, साहित्यिक कृति के आधार और युग इतिहास के आधार पर। हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण। अभी तक जितने भी साहित्यिक इतिहास ग्रंथ लिखे गए, उनमें विद्वानों ने काल विभाजन के विभिन्न पद्धतियां अपनाई। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ में 4 पद्धतियों का उल्लेख किया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने 4 काल विभाजन बताया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल एवं आधुनिक काल। दूसरी पद्धति में इसके 3 भाग किए हैं: आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तीसरी और अंतिम प्रणाली में शुद्ध कालक्रम से विभाजन करने का सुझाव दिया है। हिंदी के सर्वप्रथम इतिहासकार गारसाद तासी ने अपने ग्रंथ में काल विभाजन नहीं किया। काल विभाजन प्रस्तुत करने का सर्वप्रथम प्रयास ग्रियर्सन ने किया था और सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वैज्ञानिक काल विभाजन प्रस्तुत किया। अन्य इतिहासकार ने उनका मात्र अनुकरण और अनुसरण किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में कुछ एक विद्वानों ने अपनी अलग दृष्टि से भी काल विभाजन प्रस्तुत किया। इसके बारे में डॉक्टर नगेंद्र का मत है कि साहित्यिक प्रवृत्तियां एवं रीति आदर्शों का साम्य वैषम्य ही
साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का आधार हो सकता है। समान प्रकृति और प्रवृत्ति की रचनाओं का कालक्रम से वर्गीकृत अध्ययन का साहित्य का इतिहासकार संपूर्ण साहित्य समष्टि का समन्वित अध्ययन करने का प्रयत्न करता है। अतः अधिकतर विद्वान प्रवृत्ति के आधार पर ही काल विभाजन करने के पक्ष में है। काल विभाजन वैज्ञानिक इतिहास का संकेत चिन्ह है। साहित्य में समय समय पर हुए दिशा परिवर्तनों और रूप परिवर्तनों को भी काल विभाजन निर्देशित करता है। अब जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन देखें। जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन को करने का सबसे पहला प्रयास श्री जॉर्ज ग्रियर्सन को ही है, क्योंकि सबसे पहला प्रयास उन्होंने ही किया। परंतु उन्होंने स्वयं अपने ग्रंथ की भूमिका में स्वीकार किया है कि उनके सामने अनेक ऐसी कठिनाइयां थीं जिनसे वे कालक्रम एवं काल विभाजन के निर्वाह में पूर्णतः सफल नहीं हो सके। उन्होंने लिखा है कि सामग्री को यथासंभव कालक्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह सर्वत्र सरल नहीं रहा है, कतिपय स्थलों पर यह तो असंभव सिद्ध हुआ है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया। चारण काल, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीत काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो डॉक्टर ग्रियर्सन के विभाजन में अनेक विसंगतियां, न्यूनताएं एवं त्रुटियां होते हुए भी प्रथम प्रयास होने के कारण इनका अपना विशिष्ट महत्व है। अब मिश्र बंधु का काल विभाजन और नामकरण देखा जाए। मिश्र बंधु ने आगे चलकर अपने मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन के लिए नया प्रयास किया, जिसे प्रत्येक दृष्टि से ग्रियर्सन के प्रयास से बहुत अधिक प्रौढ़ एवं विकसित कहा जा सकता है। इनका विभाजन इस प्रकार है। आरंभिक काल को 2 भाग में बांटा गया। पूर्व आरंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। अलंकृत काल को भी 2 भाग में बांटा गया, पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। फिर परिवर्तन काल और वर्तमान काल। वर्तमान काल का जो समय है 1926 से अब तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन और नामकरण। मिश्र बंधुओं के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सन 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए काल विभाजन के लिए नया प्रयास किया और इनके काल विभाजन में अधिक सरलता, स्पष्टता एवं सुबोधता है। अपनी इसी विशेषता के कारण वह आज तक सर्वमान्य एवं सर्वत्र प्रचलित है। तो इन्होंने 4 भागों में बांटा है। पहला है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल नाम दिया गया। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल। तीसरा उत्तर मध्यकाल और चौथा आधुनिक मध्यकाल। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन उन्होंने 4 भागों में बांटा। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक मध्यकाल, आधुनिक काल। तो आदिकाल का उन्होंने नाम बताया वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल का भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल का रीति काल और आधुनिक काल का गद्य काल। उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन तथा नामकरण। आचार्य शुक्ल जी के बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम इस प्रसंग में उल्लेखनीय है, जिन्होंने नया काल विभाजन प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार है। संधि काल, चारण काल,
भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इनका जो अंतिम 3 काल विभाजन है आचार्य शुक्ल जी के ही विभाजन के अनुरूप है। केवल वीर गाथा काल के स्थान पर चारण काल और संधि काल नाम दे दिया इन्होंने। बाबू श्याम सुंदर दास जी का काल विभाजन और नामकरण इस प्रकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और बाबू श्याम सुंदर दास जी का काल विभाजन जो है बहुत भिन्नता नहीं है दोनों लोगों में। इन्होंने आदिकाल, पूर्व मध्य युग, उत्तर मध्य युग और आधुनिक युग। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त का काल विभाजन और नामकरण तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बाद कुछ विद्वानों ने थोड़ा बहुत परिवर्तन करके अपना काल विभाजन प्रस्तुत करने का प्रयास किया, परंतु शुक्ल जी का इतिहास लेखन का आधार ही अधिक वैज्ञानिक, तर्कसंगत एवं उपयुक्त प्रतीत होता है। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में उनका अनुमोदन किया है और उनका काल विभाजन इस प्रकार है। प्रारंभिक काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। डॉक्टर नागेंद्र का काल विभाजन तथा नामकरण। इस परंपरा में डॉक्टर नागेंद्र का भी नाम उल्लेखनीय है और उन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण इस प्रकार किया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। और आधुनिक काल को इन्होंने पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावाद काल और छायावादोत्तर काल, फिर प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। तो उपयुक्त सभी विद्वानों के काल विभाजन में आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल का काल विभाजन ही सर्वसम्मत एवं उपयुक्त माना गया है और इतिहासकार को भी इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि एक बड़े अंचल में पड़ोसी भाषाओं के साहित्य में कौन कौन सी प्रवृत्तियां चल रही हैं, क्योंकि इनसे भी भाषा और साहित्य प्रभावित होता है। जैसे हिंदी के समान गुजराती में रीतिकाल की कोई व्याख्या नहीं है, तो भविष्य में रीतिकाल के अनेक प्रकाशित ग्रंथों का लक्ष्य करके रीतिकाल का नामकरण शायद फिर से अन्य प्रकार से किया जाए। उसके बाद हिंदी साहित्य के विभिन्न काल से संबद्ध शाखाएं। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन प्रस्तुत किया गया उसमें प्रत्येक काल की अपनी महत्ता है। इन कालों की भी अपनी छोटी छोटी शाखाएं और काव्यधारा दृष्टिगोचर होती हैं, जिन्हें निम्नलिखित रूप में तालिकाबद्ध किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल कह के हिंदी साहित्य के विभिन्न काल और उनसे संबद्ध शाखाएं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। भक्तिकाल को 2 भागों में निर्गुण धारा और सगुण धारा। रीतिकाल को रीतिबद्ध काव्य और रीतिमुक्त काव्य। और निर्गुण धारा को पुनः ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, यानी एक कबीरदास पर आश्रित और एक जायसी पर। सगुण धारा को 2 भागों में कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। उसी तरह रीतिकाल को रीतिबद्ध काव्य और रीतिमुक्त काव्य में। आधुनिक काल को भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग और छायावादोत्तर युग को 2 भागों में प्रगतिवादी एवं प्रयोगवादी युग, नई कविता एवं नवलेखन युग। धन्यवाद।